फरमाओ। हाँ फरमाओ बेटा, फरमाओ फरमाओ। हाँ बेटा, कहाँ तक पहुंचे थे इसमें? IRDA वैसे तो एक कल खत्म हो चुका होता और आज चैप्टर 1 भी खत्म होने वाला होता, लेकिन कोई बात नहीं। पहले ये सिलेबस खत्म होने वाला था फ्राइडे को और अब हो जाएगा सैटरडे को। संडे को आपको तो बुला लेंगे, आपको क्या दिक्कत है? अरे लॉ की है तो ये आदमी बैठे बैठे बोर ही क्यों होता है हमेशा? संतरा मौसम्बी नींबू क्यों नहीं होता? बैठे बैठे संतरा हो गया, आम हो गया, टिंडा हो गया, करेला हो गया। इस टीवी में प्रॉब्लम है या वैसे प्रॉब्लम है? बोलो बेटा। मार्केट आउट लिए नहीं अभी तक हमने, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अजय करो बेटा। करवा देंगे डाउट बेटा आपके, डोंट वरी। चैप्टर 1 और 2 में जो डाउट आ रहे हैं वो ऐप पर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है? क्योंकि मुश्किल से दो पांच क्वेश्चन है, उसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करना बेटा? ऐप पर डाल देना, मैं आंसर दे दूंगा बेटा आपको। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, आप ध्यान सॉल्व कीजिएगा इसको। यहां पर लिखा हुआ है कि जो IRDI एक्ट है ये 1999 में आया था, ड्यूली पास्ड बाय पार्लियामेंट। अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है बेटा। अब IRDI एक्ट जो आया था वो आया था 1999 में, और IRDI कब आया था? 2000 में। IRDI खुद, भाई ये तो एक्ट है ना, एक्ट से IRDI बना था बेटा। तो एक्ट आया था 1999 में, और IRDI कब आया था बेटा? 2000 में। ये भी आगे अंडरलाइन कराऊंगा आपको, ठीक है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पूछ देख लेना कि एक्ट पूछ रहा है या IRDI पूछ रहा है। IRDI पूछा है तो 2000, एक्ट पूछा है तो 1999। इसके बाद IRDI अलाउ करता है प्राइवेट प्लेयर्स को, यानी जो प्राइवेट कंपनीज है इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहती है, आ सकती है, और उसके लिए हमने 26% FDI अलाउड किया था। FDI क्या होता है ये आप जान ही चुके हो बेटा। 26% FDI हमने अलाउ किया था, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर 2014 में 49% कर दिया गया बेटा। तो अब आपसे पूछा जाए तो FDI की लिमिट 26 नहीं है बेटा, कितनी है? 49। याद रखिएगा बेटा।
अब बाकी सब नॉलेज के लिए पढ़िए, कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे बेटा। तो आइए, IRDA का काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर। जो लोग पॉलिसी लेते हैं बड़े विश्वास के साथ लेते हैं, ये सोचकर कि जब तकलीफ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, और ऐसा उसके साथ होना चाहिए। वो OMG की तरह नहीं, ओ माई गॉड आपकी दुकान तो भगवान ने गिराई है, जाओ भगवान से पैसे मांग लो। आग पड़ोसी ने लगाई तो पैसा पड़ोसी से मांग लो, नहीं ऐसे नहीं। अगर आदमी ने आपसे इंश्योरेंस करवाया तो उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए, और वो देखना किसका काम है, IRDA का। इसके बाद स्पीडी और ऑर्डरली ग्रोथ होनी चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, ताकि कॉमन मैन को उसका बेनिफिट मिले। हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, फेयर डीलिंग होनी चाहिए। जो जेन्युइन क्लेम्स होते हैं उनका स्पीडी सेटलमेंट होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। कई बार तो लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ धोखा कर जाते हैं, और कई बार इंश्योरेंस कंपनीज लोगों के साथ धोखा कर जाती है बेटा। दोनों का हिसाब बराबर है बेटा, लोग भी कम थोड़ी ना है बेटा। हमारे पड़ोस में एक भाई रहता है, उसने मेडिक्लेम करवा रखा है। उसके घर में किसी के सर में दर्द हो जाए ना, वो तुरंत लेके जाता है अपोलो में और सारे टेस्ट करवा लेता है, A to Z। बोले दुखा तो सर था लेकिन टेस्ट सारे कर दो, शुगर, BP, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, सारे टेस्ट करा लिए। मैंने कहा भाई छोटी सी सर दर्दी तो है, हमारा तो रोज ही होता है। अब क्या रोज जाके टेस्ट कराया? बोले भाई 5 लाख रुपए का है। अब हर साल तो इतना बीमार होता नहीं कि 5 लाख रुपए वसूल कर लूँ, ऐसे ही वसूल कर लेता हूँ मैं। तो हर 2 महीने में सबका पूरा चेकअप कराता हूँ, और अपना पैसा क्या हो जाता है वसूल। गलत है ना बेटा ये तो, जरूरत नहीं तब भी। आदमी ने कार का इंश्योरेंस करवा रखा था, कार जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया हल्का सा, तो ठीक करवाने क्या बोले यार गाड़ी में और भी बहुत सारा काम है यार। बोले एक काम कर, इसको खम्भे में ठोक दे। सीधा खम्भे में ठोक दी गाड़ी। बोले अब बोले 70-75 हज़ार 1 लाख का बिल बढ़ाऊंगा कम से कम, जितने तेरे छोटे मोटे काम है ना सब कवर हो गए समझ ले, नए टायर भी लगा के दूंगा 4। ये है धोखाधड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग बेटा कम नहीं है। और कंपनीज कौन सी कम है? टीवी पे एक ऐड आता है, एक बच्चा आता है, कहता है अंकल 500 रुपये में इंश्योरेंस ले लो ना, है ना। उसके बाद एक बड़ा समझदार सा आदमी आता है और बोले कि आप policybazaar.com पे जाओ और सारी कंपनियों के शेयर से वो आप कंपेयर करो, सॉरी पॉलिसीज कंपेयर करो, प्रीमियम, और सबसे सस्ते प्रीमियम वाला इंश्योरेंस ले लो। आप सबको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना लाइफ में इस बात का। इंश्योरेंस लेने से पहले ये मत देखना कि प्रीमियम कितना है। इंश्योरेंस लेने से पहले ये देखना कि उस कंपनी का केस सेटलमेंट रेशो क्या है। केस सेटलमेंट रेशो का मतलब उसके पास जो क्लेम आते हैं उसमें से कितनों को ये पैसा देते हैं। तो ये जो 500-500 रुपए की कंपनी है ना, इनका केस सेटलमेंट रेशो होता है 50%। यानी 50 रुपए क्लेम मांगने आते हैं, 50, अगर 100 लोग क्लेम मांगने आते हैं ना तो क्लेम 50 को देते हैं लोग। 50 में इनकी TNC लग जाती है और एक्ट ऑफ गॉड आ जाता है, और ये पैसा देते नहीं है। इंडिया में हाईएस्ट अगर हम बात करें तो आई थिंक LIC का सबसे ऊपर है केस सेटलमेंट रेशो, क्योंकि करीबन 90% से ज़्यादा लोगों को पैसा देता है। अब आप कहेंगे यहाँ तो 100 होना चाहिए था, लेकिन 90% में अगर इंश्योरेंस कंपनी को घपला लगता है, बहुत आसान है बेटा। आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 करोड़ का सामान पड़ा है, और वो 2 करोड़ का सामान खत्म हो जाएगा, खराब होने वाला 2 दिन में। तो आप रजिस्टर में स्टॉक में एंट्री दिखाओगे 2 करोड़ का सामान मैंने और मंगा लिया। अब सामान कितने का हो गया, जबकि है कितने का, और 2 करोड़ का भी सत्यानाश होने वाला है बेटा। रात को आग लग गई फैक्ट्री में, शॉर्ट सर्किट हो गया, फैक्ट्री में क्या लग गई, क्लेम ठोकेंगे 4 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनी को, और कितने लेंगे उनसे, 4 करोड़, और अपना काम बनता। और तो लोग भी कौन से कम है बेटा, लोग कौन से कम है? तो ये देखना IRDA का काम है कि जो जेन्युइन क्लेम है उनका स्पीडी सेटलमेंट हो जाए, फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो।
वगैरह वगैरह। यहां से अब एक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट 1999, इसमें बताया गया है इसकी पावर्स को, ड्यूटीज को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि IRDA एक्ट 1999 के कौन से सेक्शन में इसकी ड्यूटीज और पावर्स को बताया गया है। तो सेक्शन 14 में बताया गया बेटा। कहां बताया गया बेटा? सेक्शन 14 में बताया गया बेटा। इसके बाद फिर वापस से कुछ पॉइंट्स है, आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना बेटा। ये इश्यू करता है सर्टिफिकेट टू एप्लीकेंट्स, जो न्यू प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है, उनको रजिस्ट्रेशन देती है, रिन्यू करती है, मॉडिफाई करती है, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल भी कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, बिल्कुल बेटा, उसको क्लेम टाइम पर मिलना चाहिए। जो एजेंट्स होते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स भी होते हैं और लॉस एक्सेसर भी होते हैं। क्या होते हैं लॉस एसेसर्स? जो पता लगाते हैं कि कितना लॉस हुआ घटना होने के बाद, ये सर्वे करने आते हैं बेटा। लेकिन ये भी तो इंसान ही है। कौन है बेटा ये? हाँ, कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और हमने 2 लाख का क्लेम किया। कितना क्लेम किया? ये आया और बोला 2 लाख तो खर्चा हुआ ही नहीं है इसमें, ये तो सारा खर्चा ही 20,000 का है। तो हमने जेब से 20,000 रुपये निकाले और उसको दिए। बोले अब, बोले 3 लाख का है। हाथ में कम मांग रहे तुम, 3 लाख मांगो। 2 लाख की जगह कितना खर्चा हुआ है तुम्हारा? 3 लाख। अगर 30,000 देता 4 लाख भी कर देता। कौन है बेटा ये लोग? इंसान है, इंसान है। इंडियन सेलिंग के साथ भी क्या बेटा? ऐसा आता बुरा लगता है क्या? अरे फ्री में आ रहा हो तो और भी मेहनत का आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन फ्री में है तो। हाँ बेटा, अरे काहे की हरामी कमाई है बेटा। जय माँ लक्ष्मी। तो आ जाए, सब बढ़िया बेटा। बताया था ना वो रिश्वत देते पकड़ी गई थी एक ऑफिसर। हाँ, ये तो भक्त चढ़ा हुआ है, तो भक्त है, चढ़ावा चढ़ाने आते हैं और हम चढ़ावा, हमारी गलती है, हम तो भगवान हैं, ये हमारे भक्त हैं। चढ़ावा चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, मना का को करना बेटा। हाँ, तो पैसा आता बुरा, गुड। बाकी कि अगर आप पढ़ना चाहें तो रीड कर लेना, क्वेश्चन नहीं बनेंगे बेटा। फिर भी आपकी इच्छा हो तो एक बार रीड जरूर करें, रीड करके जाना बेटा, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद ये टेबल है और यहां पे टिक कर लेना बेटा। आपने ऊपर जितना कुछ पढ़ा है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट, सब कुछ नहीं आया बेटा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? 1 अप्रैल को आया था। एक्ट कब आया था? 34 में। वैसे ही एक्ट कब आया था? 99 में। और IRDA कब आया था? 2000 में। तो बेटा वैसे तो आप इन सब के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार चाहे तो टेबल रीड करके जाना बेटा, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन है जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी दोबारा पढ़ के जाना बेटा। फंडिंग इंस्टीट्यूशन पे आइए बेटा। आपकी जानकारी के लिए बता चुका हूं पहले भी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। इंडिया में in India the genesis of development banking may be traced to the setting up of the Industrial Finance Corporation of India IFCI in 1948। पहला क्वेश्चन, कब आया था भैया IFCI? 1940। उसके बाद बनाया था हमने इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट में प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन चुका है, उसका नाम है ICICI। ये बनाया डेवलपमेंट बैंक था, बनाया गया था तब ये कमर्शियल बैंक नहीं था। इसका काम था लोन देना किसके लिए? इंडस्ट्रीज को। अब ये कौन सा बैंक है? प्राइवेट, और साथ में IDBI, ये भी डेवलपमेंट बैंक है। कौन सा बैंक है बेटा? तो इससे भी बनाया गया, IDBI को भी डेवलपमेंट बैंक। लेकिन ये दोनों बैंक कन्वर्ट हो गए कमर्शियल बैंक में, तो याद रखिएगा बेटा।
बनाया डेवलपमेंट बैंक आया था, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गए? कमर्शियल बैंक। नाबार्ड, नाबार्ड एग्रीकल्चर लोन देने के लिए बनाया गया, पूरा नाम आप जानते ही हैं, नेशनल बैंक फॉर, जानते हो क्या बेटा? और ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, जो किससे काम करता है बेटा? एग्रीकल्चर के लिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना बेटा, 1982। कब आया था भैया नाबार्ड? 1982 टू। नाबार्ड कभी भी खुद आगे से डायरेक्ट किसी को फाइनेंस नहीं करता। नाबार्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, नाबार्ड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। मतलब ये है किसान कॉमर्स और ये है नाबार्ड, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो नाबार्ड है ये पैसा लेंगे किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और किसानों को नहीं देंगे, ये पैसा देंगे इनको। ये है रीजनल रूरल बैंक, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है कमर्शियल बैंक। तो ये पैसा देंगे किसको? इनको। और ये पैसा किसको देंगे? इनको। तो ये बीच में रीफाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं, यानी आरबीआई से लेना और इनको देना, और ये किसको देंगे? इनको। तो पैसा देना और मॉनिटर करना, पैसा देना और मॉनिटर करना कि जिस काम के लिए पैसा दिया गया था वो काम पूरा हो रहा है या? क्लियर है बेटा? तो आइए बताऊं मैं आपको कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड का रीफाइनेंस किस किस के लिए अवेलेबल है। देखो, नाबार्ड का रीफाइनेंस अवेलेबल है स्टेट कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय आरबीआई। लेकिन आरबीआई सॉरी नाबार्ड में से जो क्वेश्चन बनेगा वो एक ही क्वेश्चन बनेगा बेटा, और वो है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्योंकि नाबार्ड में से बनने वाला इकलौता क्वेश्चन है बेटा ये। तो एसएचजी जो होती है बेसिकली वो होती है गांव में पुअर वुमेन, ये लोग अपना ग्रुप बना लेती हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जिसको आगे से फाइनेंस कौन देता है? नाबार्ड। बहुत आसान से बात है बेटा। इसमें क्या होता है कि जैसे ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे इन पांचों फ्रेंड ने मिलकर डिसाइड किया कि हर महीने का 1000 रुपये अपन जोड़ेंगे, तो एक एक हजार पांच लोगों ने जमा किया तो 5000 रुपये हो गए। हाँ, नहीं वैसे नहीं, लॉटरी नहीं, लॉटरी में तो क्या हर महीने आपको किसी किसी को देना ही है। इसमें क्या होगा कि इकट्ठा करते रहेंगे, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इकट्ठा हो गया। फिर अचानक इनको 2 लाख रुपए चाहिए, तो उस 5 लाख में से 2 लाख निकाल के इनको दे दिए। अब ये 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ जमा कराएंगे। हाँ वैसे ही, तो वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है बेटे। इससे क्या माइक्रो फाइनेंसिंग का काम भी हो जाता है। अब ये पैसे के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमने सबने मिलकर 5-10 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, कल को अगर 2-2 लाख भी सबको चाहिए होगा तो मिल जाएगा। उससे फायदा किसका होगा? सबको होगा। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, इन 5 को ऐसा करते हुए देखेंगे तो 5 लोग और जुड़ेंगे। पहले महीने का 5,000 था, महीने का 10,000 आएगा, 50 लोग और जुड़ जाएंगे, तो महीने के लाखों रुपए आने लगेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है बेटा। और इसके बाद इनको एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग चाहिए तो नाबार्ड प्रोवाइड करवाता है बेटा। तो नाबार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा? एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यहां पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 5। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक होमवर्क, होमवर्क और ये होमवर्क आपको आज क्या थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे तक पूरा कर लेना बेटा आपको।
बेटा मैं आपके होमवर्क की बात कर रहा था। चैप्टर 6 ओपन कीजिए बेटा। हाँ जी, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 में पेज नंबर 6.5 आइए। 6.5 आइए बेटा। 6.5 आ गए बेटा। टर्मिनोलॉजी दी हुई बेटा, जहां पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं सामने उसका मीनिंग, और चैप्टर के एंड तक यही है बेटा। हाँ, इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी कह सकते हैं बेटा। अब आपको एक काम करना है, ये आपको रीड करना है एक बार, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर में से दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वर्ड देकर मीनिंग, मीनिंग देकर वर्ड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है वैसे, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन कई पॉइंट ऐसे होंगे जो पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली आपको ये दो, और ये जो चैप्टर 6, ये 2 दिन में पूरा करना है बेटा आपको। तो रीड तो करना है एक बार, रीड करना है, जो समझ में नहीं आया उसको टिक कर देना। तो संडे को जो क्लास रखेंगे ना अपन, वो इसकी क्लास रखेंगे बेटा अपन, और संडे को फिर चाहे 1 घंटे में फ्री हो जाए, चाहे अब लास्ट क्लास रखेंगे अपन, जैसे फ्री है और छुट्टी। तो 2 घंटे क्लास रखेंगे, और अगर 1 घंटे में फ्री होगा तो 1 घंटे में फ्री कर देंगे आपको। हाँ बेटा, बेटा समोसे और पार्टी बना उस दिन भी आपको, जब पहले बात हुई तब भी आपको समझाया था, रिजल्ट डे पे समोसे, कचौरी, बर्फी, रसगुल्ला जो खाना है ना, रिजल्ट डे पे खा लेना बेटा। बेटा मैं यही रहूंगा बेटा, आप भूल जाओगे बेटा। बच्चे भूल जाते हैं बेटा टीचर्स को, टीचर्स थोड़ा भूल रहे बच्चों को। आपका रिजल्ट होगा, हम यहीं पे होंगे, बाहर खड़े होंगे बेटा आपके इंतजार में, फोटो खिंचाने के लिए। नहीं, आप मिठाई बता रहे हैं, मिठाई हम खिला देंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, समोसा भी खिलाएंगे, रसगुल्ले भी खिलाएंगे, सब खिलाएंगे, वो हमारी तरफ से खाना आराम से। बड़ा चलिए, नहीं आपको नहीं खिलाएंगे बेटा, सबको ही खिलाएंगे ना बेटा, किसी एक बच्चे को क्यों खिलाएंगे बेटा, कॉमन सेंस। तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा क्या भाई अपना? कितनी अच्छी बात की है बच्चे ने, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। इस बार चाहिए तालियां। बस उन्होंने कहा कि मिठाई सबको खिलाओगे क्या, फेल या पास सबको खिलाओगे क्या? उनका जवाब था कि फेल कौन हो रहा है। अच्छी बात है ना, और होना भी सही, जो आप में नहीं है। नहीं, पास सारे होंगे बेटा, क्यों नहीं होंगे, मेहनत करेंगे सब पास होंगे बेटा, और हम तो चाहते हैं कि सब पास हो। एक टीचर क्यों चाहेगा कि उसका स्टूडेंट फेल हो जाए? क्योंकि वो अकेले स्टूडेंट का फेलियर थोड़ी ना भाई, टीचर को तो फेलियर है। तो हम क्यों चाहेंगे कि हम फेल हों, हम चाहेंगे कि हम पास हों और आप सब पास हों, और बल्कि आप तो ऐसे मार्क्स लेके आए कि रिकॉर्ड तोड़े आप लोग। हमारी पूरी कोशिश है बेटा, और आपको भी कोशिश करनी। गुड, नहीं चाहिए, नहीं पड़ेगी। तो ये चैप्टर 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए बेटा। संडे को अपनी लास्ट क्लास रखेंगे और पढ़ के खत्म करेंगे बेटा इसको। फर्स्ट चैप्टर 2 दिन में खत्म, आज और कल, ये परसों भी तो है। अगर नहीं सैटरडे खत्म करेंगे इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इस चैप्टर में, अरे आज बहुत मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग। हाँ, 3 दिन पढ़े, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं तो आराम आराम से ही पढ़ रहे हैं भाई। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग चेंज करना एक बार, 5 अरे ये वाला 5 नहीं बेटा, वो वाला 5।